मूवी की शुरुआत में हम नॉर्थ पोल के आर्कटिक सर्कल के एक बर्फीले समंदर में एक शिप को देखते हैं जो बर्फीले चादर को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। शिप का नाम है आइस ब्रेकर, जो उस समय का सबसे पहला आइस ब्रेकर शिप था। शिप के डेक पर खड़े कैप्टन दूरबीन से आसपास की हालत का जायजा ले रहे थे। कैप्टन काफी अच्छा आदमी था जो हर वक्त और हर काम में अपने क्रू मेंबर्स के साथ खड़ा रहता था। इसी वजह से सारे क्रू मेंबर्स उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। उस शिप पर एक शरारती कुत्ता भी था जो हमेशा अपनी मस्ती में रहता था। कुछ समय बाद उन्हें एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखता है जो लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। आइसबर्ग के करीब आते ही कैप्टन ने प्लान किया कि जहाज को आइसबर्ग के बाईं तरफ से निकाला जाए, लेकिन सबको कैप्टन का यह फैसला थोड़ा खतरनाक लगा। वाइस कैप्टन चाहता था कि जहाज को वहीं रोक दिया जाए और आइसबर्ग के रास्ते से हटने का इंतजार किया जाए, मगर हवा की दिशा जहाज के खिलाफ थी, जिसकी वजह से आइसबर्ग सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। कैप्टन ने कहा कि उन्हें आइसबर्ग से पहले ही उसे पार करना होगा। जैसे ही वे आइसबर्ग के पास पहुंचे, सबको यह महसूस हुआ कि आइसबर्ग उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था और टक्कर होने का खतरा था। क्रू मेंबर्स अपनी जान बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन कैप्टन ने हार नहीं मानी। जैसे ही आइसबर्ग नजदीक आया, कैप्टन के ऑर्डर पर जहाज को 45 डिग्री मोड़ा गया, जिससे शिप का एक हिस्सा आइसबर्ग से टकराया। टकराव के कारण आइसबर्ग के कुछ टुकड़े शिप पर गिरने लगे, जिससे जहाज को थोड़ा नुकसान हुआ और रडार सिस्टम खराब हो गया, लेकिन शिप फिर भी सकुशल वहां से निकल गया। जैसे ही जहाज थोड़ा शांत हुआ, वो शरारती कुत्ता डर के मारे पानी में कूद गया। कुत्ते को बचाने के चक्कर में उसका मालिक भी कूद पड़ा। कैप्टन ने उन्हें बचाने के लिए सीढ़ी नीचे भिजवाई, लेकिन उसका मालिक रस्सी के पास नहीं पहुंच सका और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए एक क्रू मेंबर भी पानी में कूदा, जिसने कुत्ते को तो बचा लिया, मगर आदमी को नहीं बचा पाया। थोड़ी देर बाद आदमी की ठंड के कारण मौत हो गई और क्रू मेंबर्स दुखी होकर शिप के अंदर चले गए। जहाज में नुकसान का जायजा लिया गया, लेकिन सब ठीक था। कैप्टन ने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया और वाइस कैप्टन रेमंड उसे जहाज के नुकसान के बारे में बताने आया। रेमंड ने कहा कि रडार का एंटेना टूटने से अब वे बाहर की गतिविधियों पर नजर नहीं रख सकते, न ही किसी को मैसेज भेज सकते हैं। कैप्टन के चुप रहने पर रेमंड वहां से चला गया। इसके बाद रेमंड ने एक एक करके सभी क्रू मेंबर्स को कैप्टन के खिलाफ भड़काना शुरू किया। वह कहता है कि कैप्टन के गलत फैसले की वजह से एक आदमी मारा गया और जहाज को भी नुकसान हुआ। हालांकि क्रू का एक मेंबर बेनिक रेमंड की बातों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उसे यकीन था कि कैप्टन किसी भी फैसले को गलत तरीके से नहीं लेता। इसी दौरान हमें कैप्टन निकलो की फैमिली की झलक देखने को मिलती है। उसकी वाइफ लुडा अब इस रिश्ते से खुश नहीं थी और वह कैप्टन से डिवोर्स लेने का प्लान बना रही थी। इधर शिप पर कैप्टन को अथॉरिटी से एक मैसेज मिला कि उसे उसके गलत फैसले की वजह से कैप्टन की पोस्ट से हटा दिया गया है और 3 हफ्तों के लिए रेमंड को अस्थायी कैप्टन बना दिया गया है। 3 हफ्तों बाद नए कैप्टन शेवचिन को आने वाले थे। 3 हफ्ते बीतते हैं और हम शेवचिन को हेलीकॉप्टर से आते हुए देखते हैं। वह अपने पायलट से पूछता है कि अगर हेलीकॉप्टर बर्फीले जगह पर क्रैश हो गया तो क्या होगा। पायलट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने इसकी पूरी ट्रेनिंग ली है। जब हेलीकॉप्टर जहाज पर पहुंचता है, शेवचिन को जहाज का पूरा मुआयना करने लगता है। उसे हर जगह बस दिक्कतें ही नजर आती हैं। गुस्से में वह एक क्रू मेंबर का रूबी कप उठाकर बर्फ में दूर फेंक देता है और कंट्रोल रूम में जाकर अनाउंसमेंट करता है कि जहाज को फुल स्पीड पर आगे बढ़ाया जाए। शेवचिन का रवैया बेहद सख्त था और किसी भी क्रू मेंबर को वह पसंद नहीं था। इसी बीच लूडा, जो निकलो की पत्नी है, अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी तरह जहाज के लोगों की मदद करनी चाहिए, वरना सबकी जान को खतरा हो सकता है। मिनिस्ट्री भी रेस्क्यू टीम भेजने का विचार करती है और लूडा को अब अपने पति की काफी फिक्र हो रही थी। उधर जहाज में पायलट हेलीकॉप्टर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ सफलता नहीं मिलती। वह इस बीच एक गूंगे क्रू मेंबर से मिलता है जो बोल नहीं सकता था। दूसरी ओर जहाज बर्फ की मोटी परत में फंस जाती है और अब ना तो जहाज आगे बढ़ सकता है और ना पीछे जा सकता है। इस हालात में शेवचिन को सारे क्रू मेंबर्स को 2 घंटे बाद एक मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में रेमंड कहता है कि बर्फ में जहाज फंस चुका है और अब सबके सुझाव लेने का वक्त आ गया है ताकि इस मुश्किल घड़ी से निकल सकें। एक क्रू मेंबर सुझाव देता है कि हमें तेल के बैरल्स को बर्फ के नीचे ब्लास्ट करना चाहिए ताकि रास्ता साफ हो सके, लेकिन निकलो बताता है कि बर्फ की परत कितनी मोटी है इसका अंदाजा नहीं है। अचानक शेवचिन को मीटिंग में आ जाता है और निकलो को बाहर निकलने का हुक्म देता है, जिस पर कोई भी विरोध नहीं करता, क्योंकि अब सबका व्यवहार बदल चुका था और वे निकलो से सहमत नहीं थे।
शेवचिन को कहता है कि हमें किसी भी निर्णय से पहले अथॉरिटी के ऑर्डर का इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद निक्लो धीरे से शेवचिन को बताता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग उनकी तरफ बढ़ रहा है और अगर उन्होंने फैसला नहीं लिया तो आइसबर्ग से टकराना तय है। मगर शेवचिन को यह सुनकर भी उसे अपनी गलती बताता है कि उसकी वजह से ही जहाज का एंटेना टूटा है। रात को सारे क्रू मेंबर्स मस्ती में मूवी देखने बैठते हैं, लेकिन अचानक बिजली कट जाती है और शेवचिन का अनाउंसमेंट होता है कि बिजली बचानी होगी। इसके साथ ही अब राशन की भी कटौती करनी होगी। इस अनाउंसमेंट से क्रू मेंबर्स खुश नहीं होते। बेनिक और रेमंड इस बारे में बात करते हैं और बेनिक कहता है कि निक्लो को धोखा देना गलत था, इससे उनकी जिंदगी और मुश्किल में पड़ गई है। शेवचिन को सभी लोगों पर बहुत दबाव डालता है और इसी वजह से क्रू मेंबर्स भी धीरे धीरे उसका विरोध करने लगते हैं। इस बीच लुडा मिनिस्ट्री के ऑफिस में अपने पति से बात करने की गुजारिश करती है क्योंकि 2 महीनों से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ था, मगर ऑफिस के लोग उसे मना कर देते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उधर जहाज में निक्लो फ्लेयर गन लेकर बाहर निकलता है और उसकी मुलाकात पायलट से होती है, जो कहता है कि वह उसकी मदद करेगा और निक्लो के जाने की बात किसी को नहीं बताएगा। निक्लो जहाज से दूर बर्फ में जाता है और उसे रूबी कप मिलता है जो शेवचिन ने दूर फेंक दिया था। अचानक निक्लो का पैर फिसलता है और वह एक गड्ढे में गिर जाता है। एक जंगली जानवर उसे मारने के लिए बढ़ता है और निक्लो खुद को बचाने के लिए फ्लेयर गन फायर कर देता है, जिसे पायलट देख लेता है और वह क्रू मेंबर्स को बताकर निक्लो की मदद करने जाता है। निक्लो को गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाता है और वह रूबी कप दिखाकर कहता है कि आइसबर्ग उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद रात को सभी लोग नाच गाना करने लगते हैं, मगर शेवचिन को यह पसंद नहीं आता। वह पायलट का गिटार तोड़ देता है और सबको बर्फ साफ करने के लिए कहता है। निक्लो उसे समझाता है कि ऐसे बर्ताव से लोगों का भरोसा टूटता है, मगर शेवचिन को मिनिस्ट्री की बुराई सुनकर चुपचाप वहां से चला जाता है। डॉक्टर भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे क्रू के साथ नरमी से पेश आना चाहिए ताकि उसे इज्जत मिले। डॉक्टर कहता है कि अगर वह यहाँ मरा तो उसकी बॉडी पानी में डाल देना ताकि उसे शांति मिले। इधर आइसबर्ग के चलते जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में पानी भरने लगता है। इसका असर ये होता है कि आधे से ज्यादा खाने का सामान खराब हो जाता है और पीने का साफ पानी भी कम हो जाता है। ऐसे में निक्लो चुपके से रेडियो रूम में खुद को लॉक कर लेता है और पूरी दुनिया को रेडियो के जरिए अपने हालात बताने की धमकी देता है, मगर वह आखिरी समय पर चुप रहता है। जहाज में 2 महीने से भी ज्यादा समय से फंसे होने की वजह से सभी क्रू मेंबर्स थक चुके थे और अब राशन पानी भी खत्म होने लगा था। किसी को पता नहीं था कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी जा चुकी है, जिसमें निक्लो की वाइफ लुडा भी शामिल है। एक आदमी लुडा से रिश्ते के बारे में पूछता है तो लुडा साफ साफ कहती है कि उसे कोई और पसंद है और वह निक्लो से डिवोर्स लेना चाहती है। इसी बीच आइसबर्ग धीरे धीरे जहाज के और करीब आ रहा था। अगले दिन शेवचिन को जागता है और खिड़की से देखता है कि पायलट जहाज छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। बाकी क्रू मेंबर्स उसे किसी तरह पकड़ लेते हैं और पूछताछ करने पर पता चलता है कि पायलट शेवचिन से दूर जाना चाहता था क्योंकि उसका व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगता था। इसी बीच गलती से पायलट का हाथ हेलीकॉप्टर के एक बटन पर लग जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर ठीक हो जाता है। सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन जब रेमंड शेवचिन को हेलीकॉप्टर ठीक होने की बात बताता है तो वह ज्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं देता। रात में फिर से सारे क्रू मेंबर्स जहाज की पावर का उपयोग करके एक गेम खेलते हैं, मगर रेमंड उन्हें डांटता है और कहता है कि हमारे पास वैसे ही कम पावर है और तुम लोग इस मुसीबत में भी एंजॉय कर रहे हो। एक क्रू मेंबर कहता है कि हमें तेल के बैरल्स को बर्फ में ब्लास्ट करना चाहिए, मगर शेवचिन इस आइडिया से सहमत नहीं होता और मिनिस्ट्री के ऑर्डर का इंतजार करने को कहता है। तब रेमंड क्रू मेंबर्स के साथ शेवचिन के रूम में जाकर उससे भिड़ जाता है और सभी उसे वहीं लॉक कर देते हैं। निगरानी के लिए पायलट को फ्लेयर गन देकर रूम के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद सभी क्रू मेंबर्स कंट्रोल रूम जाकर बेनिक से जहाज के सारे इंजन स्टार्ट करने को कहते हैं। बेनिक पहले पूछता है कि क्या ये ऑर्डर शेवचिन ने दिए हैं, मगर कोई भी जवाब नहीं देता और रेमंड इंजन स्टार्ट करने की अनुमति देता है। निक्लो, जो पहले से ही क्रू मेंबर्स के खिलाफ शेवचिन के रवैये से नाराज था, उससे मिलने आता है और शेवचिन उसे कहता है कि उसने पूरे क्रू को उसके खिलाफ भड़काया है। निक्लो बताता है कि उसने किसी को नहीं भड़काया, बल्कि सभी क्रू मेंबर्स खुद ही अपने फैसले ले रहे हैं। इसी बीच जहाज का इंजन स्टार्ट हो जाता है और शेवचिन और निक्लो दोनों इस बात से परेशान हो जाते हैं क्योंकि इससे नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। इंजन स्टार्ट होने के बाद सभी क्रू मेंबर्स किचन में जाकर सारा खाना खाने की सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वे जल्द ही किसी सुरक्षित जगह पहुंचेंगे। लेकिन किचन का शेफ किसी को भी खाना खाने नहीं देता और कहता है कि पहले सुरक्षित जमीन पर पहुंचने के बाद ही खाना खा सकते हैं।
इस बात पर वहां झगड़ा शुरू हो जाता है और सभी खाने के लिए लड़ने लगते हैं। उधर कुछ क्रू मेंबर्स तेल के बैरल्स लेकर जहाज से दूर बर्फ में जाकर ब्लास्ट करते हैं ताकि रास्ता साफ हो सके, लेकिन बर्फ की परत बहुत मोटी होने के कारण इसमें कोई फायदा नहीं होता। इस ब्लास्ट में जहाज का डॉक्टर, जो शेवचिन्को का काफी अच्छा दोस्त था, मारा जाता है। डॉक्टर की इच्छा थी कि उसकी बॉडी पानी में डाल दी जाए और शेवचिन्को उसकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए ऐसा ही करता है। इस बीच मिनिस्ट्री की रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने के अलावा निक्लो के पास और कोई विकल्प नहीं होता। इसी दौरान लुडा को भी पता चलता है कि अगर मिनिस्ट्री का जहाज उन्हें रेस्क्यू करने आता है तो सभी लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत शुरू होने वाली थी। एक गूंगा क्रू मेंबर सभी को बाहर आने का इशारा करता है और जैसे ही सभी लोग बाहर आकर चारों तरफ का नजारा देखते हैं, वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि आइसबर्ग अब बहुत करीब आ चुका था और किसी भी समय जहाज से टकरा सकता था। निक्लो हार नहीं मानता और कहता है कि वे जहाज को आइसबर्ग की ओर लेकर जाएंगे और आखिरी समय में उसे स्टार्ट करके इस मुसीबत से निकलने की कोशिश करेंगे। शेवचिन्को भी इस बार निक्लो के साथ खड़ा होता है और हेलीकॉप्टर से लोकेशन बताने के लिए सहमति देता है। जहाज को सावधानी से आइसबर्ग की ओर ले जाया जाता है। जैसे ही जहाज आइसबर्ग के करीब पहुंचता है, निक्लो जहाज को फुल स्पीड में आगे बढ़ाने का आदेश देता है। उनका एक हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है, मगर थोड़े पानी के भरने के अलावा जहाज को ज्यादा नुकसान नहीं होता। निक्लो और सारे क्रू मेंबर्स अपनी बुद्धिमानी से जहाज को विशाल आइसबर्ग से बचाने में कामयाब हो जाते हैं और सभी खुशियां मनाते हैं। मगर तभी हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी दिक्कत आ जाती है और वह आइसबर्ग से टकराकर सीधा पानी में क्रैश हो जाता है। जहाज पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का पता चलता है। अब निक्लो फैसला करता है कि वह किसी भी हाल में उन दोनों को बचाएगा और तुरंत जहाज को पीछे मोड़ने का आदेश देता है। हेलीकॉप्टर के अंदर फंसे शेवचिन्को और पायलट खुद को निकालने की कोशिश करते हैं, मगर उनके ऊपर आइसबर्ग के टुकड़े गिरने लगते हैं। पायलट किसी तरह हेलीकॉप्टर से बाहर निकल जाता है, लेकिन शेवचिन्को अभी भी हेलीकॉप्टर के अंदर फंसा रहता है। पूरा हेलीकॉप्टर धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। पायलट अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूदकर शेवचिन्को को बचाने की कोशिश करता है और फिर बाकी क्रू मेंबर्स भी उन्हें रेस्क्यू करने के लिए वहां पहुंचते हैं। एक रस्सी के सहारे दोनों को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। क्रू मेंबर्स के प्रयासों से पायलट और शेवचिन्को को सुरक्षित जहाज पर वापस लाया जाता है। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जिस आदमी के पास रूबी कप था, वह खुशी के मारे अपना रूबी कप आइसबर्ग की ओर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम जहाज तक पहुंच जाती है, जिसमें निक्लो की वाइफ लुडा भी शामिल होती है। वह निक्लो से मिलकर बेहद खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। इतने खतरनाक हालात का सामना करने के बाद लुडा को एहसास होता है कि वह निक्लो से डिवोर्स नहीं लेना चाहती। जहाज अब बर्फ की चट्टानों से दूर सूरज की रोशनी की ओर बढ़ रहा था। एक क्रू मेंबर न्यूज़पेपर लेकर आता है, जिसमें हेडलाइन में निक्लो और शेवचिन्को और उनके पूरे क्रू की बहादुरी के किस्से छपे थे। यह देखकर सभी को गर्व महसूस होता है। न्यूज़पेपर में मिनिस्ट्री के जहाज का भी जिक्र होता है, जिसका मतलब था कि अब सभी लोग सुरक्षित बच गए थे और उन्हें किसी भी खतरनाक परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही जहाज अपने सफर पर आगे बढ़ता है, हर किसी के मन में इस सफर और इस खतरनाक मुसीबत से निकलने की खुशी होती है। वे सभी अब एक नए सफर की ओर बढ़ते हैं और निक्लो तथा शेवचिन्को की दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। निक्लो को यह भी एहसास होता है कि उसके कठिन फैसलों ने न केवल उसकी बल्कि उसके पूरे क्रू की जिंदगी बचाई। अब उसे इस बात का यकीन हो गया कि उसके पास ऐसी क्षमताएं हैं जिससे वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है।